Good morning students. Today we will start the first chapter of class 9 French Revolution. फ्रेंच के अंदर जो क्रांति हुई थी उसका जो पूरा बेस है, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या कॉजेज उसके हुए थे उसके पीछे, I will mention in this one. Okay. First of all we have to discuss about introduction. Introduction means हम इस चैप्टर के अंदर क्या इस क्रांति के पीछे था, रिवॉल्यूशन के पीछे क्या क्या कॉजेज़ थे कि इतना बड़ा अचानक से आउटब्रस्ट हुआ और ये रिवॉल्यूशन हमारे एग्जिस्टेंस में आया और आज एक हिस्ट्री में इसने एक अपनी अलग ही पहचान बना ली है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए इसमें इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789. 14 जुलाई 1789 की बात है जब ये रिवॉल्यूशन एग्जिस्टेंस में आया था. अब इसमें एग्जिस्टेंस में कैसे आया था, अब एज ए जैसे अगर हम देखें तो जैसे हम लोग मूवीज़ नहीं देखते हैं तो ठीक उसी तरह से जैसे इसको हम पीछे से स्टडी करेंगे, बैक से इसको स्टडी करेंगे कि क्या इसके कॉजेज़ हुए थे, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस रिवॉल्यूशन. ठीक है. अब इसके अंदर जो लुई 16 है, लुई 16 के टाइम पर ये एग्जिस्टेंस में आया था. एग्जिस्टेंस मीन्स ये रिवॉल्यूशन हुआ था. उस टाइम पे रिवॉल्यूशन होने के रीज़न क्या थे, लुई 16 जैसे ही राजा बने फ्रांस के अंदर, उस टाइम की इसमें पूरी की पूरी हिस्ट्री बताई है. व्हाट हैपन एंड हाउ, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि फ्रांस, ये पूरा का पूरा फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया. इसके अंदर एज ए स्टोरी अगर हम स्टडी करना चाहें तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू. तो इसके अंदर आप ये समझने की कोशिश करो कि जैसे लुई 16 है, लुई 16 ने अपनी जो आर्मी को कहाँ भेज दिया था, पेरिस में भेज दिया था. ठीक है. क्यों भेजा था पेरिस में, ऐसे ही भेज दिया था कुछ काम के लिए. अब पूरी की पूरी आर्मी सडनली अगर कहीं पहुंच जाए तो लोगों के बीच में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है. वाई आर्मी सोल्जर्स आर दियर. ठीक है. अब जैसे ही ये आर्मी यहाँ पर आई, एक लोगों के बीच में रूमर क्रिएट हो गया. व्हाट काइंड ऑफ रूमर, मे बी आर्मी वांट टू अटैक, मे बी दे केम हियर टू किल अस, मे बी दे विल सप्रेस अस. ठीक है. तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक उनके अंदर, लोगों के अंदर क्रिएट हुए. और ये जो रूमर थी, इस रूमर ने ये जो रिवॉल्यूशन है इसका एक जो बोलते हैं बिगनिंग की थी. इसके अंदर देखो, इस रूमर के अंदर क्या हुआ था, जैसे ही आर्मी आई पेरिस के अंदर, जैसे ही आर्मी आई उस टाइम पर जब लोगों ने उसे देखा तो एक जो ऑटोमेटिक जो डिससेटिस्फैक्शन होता है, सेफ्टी का हमारे ऊपर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि भाई अचानक से इतना आर्मी आया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होने वाली है, या तो हमें मार दिया जाएगा या हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा. उस कंडीशन में वहाँ के जो लोग थे नियर अबाउट 7,000, वो सारी की सारी पब्लिक एक जगह इकट्ठा हुई. ठीक है. अब एक जगह इकट्ठा होने का मतलब क्या था, आर्मी से आपको फाइट करना है तो बेसिकली आपको कुछ ना कुछ वेपन तो चाहिए. उस कंडीशन में लोगों ने क्या किया, आर्मी को रूट आउट करने के लिए जो जितने भी लोग थे नियर अबाउट 7,000 पीपल, दे अटैक्ड ऑन द किंग्स फोर्ट. किंग फोर्ट बेस्टाइल के ऊपर उन्होंने अटैक कर लिया अपना कवर करने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए. बेस्टाइल के ऊपर अटैक करने का जो फर्स्ट रीज़न था वो क्या था, दे नीड वेपन, उनको वेपन चाहिए थे. ठीक है. अब वेपन कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर फोर्ट होगा, फोर्ट के अंदर जाहिर सी बात है कि सारे की सारी चीज़ें रखी होंगी. किंग का फोर्ट है तो किंग में बेसिकली जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, वेपन है, वो सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी. लोगों ने जब उसके ऊपर अटैक किया तो उस टाइम पर उन लोगों ने 7,000 पीपल ने जब अटैक किया तो वहाँ पर जो जेल थी, बेस्टाइल की जो जेल थी, प्रिजनर, उसके अंदर 7 कैदी थे, 7 प्रिजनर जो उसके अंदर थे उनको भी उसने रिमूव कर दिया. किसने, जो वहाँ की क्राउड थी जिसने अटैक उसके ऊपर किया था, उसने उनको भी रिलीज़ कर दिया. अब वो वेपन ढूंढ रहे थे, वेपन उनको जो अच्छी क्वांटिटी में चाहिए थे उतना नहीं मिला. एग्जैक्ट पोजीशन क्या आई, जितना कुछ भी मिला, दे किल्ड आर्मी चीफ. जो आर्मी वहाँ पर आई थी उसके चीफ को पूरी की पूरी क्राउड ने मार दिया.
आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपन, द डिमोलिशिंग ऑफ द किंग्स फोर्ट, पूरा का पूरा किंग का जो फोर्ट था उनको उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और उस डिस्ट्रॉय करने के बाद में क्या हुआ, उसके जो र्यून्स थे, बची हुई ईंटें थी, पत्थर थी, जो भी मटेरियल था, दे सेल इन द मार्केट, जो भी चीज़ें थी उसको मार्केट के अंदर उन्होंने बेच दिया। अब मार्केट के अंदर बेचने का मतलब ये तो है नहीं कि वो जो बचा हुआ र्यून है उससे अपनी बिल्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं या अपना घर बना रहे हैं, जस्ट फॉर द मेमोरी कि हमने ये काम किया था, उस टाइम हमने उस फोर्ट पे अटैक किया। आफ्टरवर्ड्स दे सेल द ब्रिक्स एंड कीप इट फॉर द मेमोराइज। ये सारी की सारी चीज़ें होने के बाद में जब आर्मी चीफ को उन्होंने मार दिया, किंग के जो बेस्टाइल है उसको डेमोलिश कर दिया। डेमोलिश करने का एक अगर हम इनडायरेक्ट अगर कहें कि इफ़ वी आर हैविंग एनी एनिमी, ठीक है, हमारा कोई दुश्मन है, दुश्मन तक हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं हम उसकी जो नियर एंड डियरेस्ट जो चीज़ है, अगर कोई उसकी पसंदीदा चीज़ है, अगर हम उसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं तो इनडायरेक्टली हम उसे हर्ट कर देते हैं। सेम यही चीज़ इन लोगों ने भी की थी। फ्रांस के जो ये अटैक जिन लोगों ने किया था बॉस्टाइल के फोर्ट के ऊपर, वो इनडायरेक्ट तरीके से कहें तो किंग को परेशान करना चाहते थे, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करके एक मैसेज उन तक पहुंचाना चाहते थे कि अगर तुम आर्मी भेज सकते हो तो हम लोग भी किसी भी संख्या में कम नहीं हैं। ओके, जब लास्ट में इतना कुछ हो गया तो किंग ने ऑर्डर दिया कि भाई सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, नाउ वी हैव टू कंट्रोल एवरीथिंग। तो उसके बाद में जो किंग ने उनको ऑर्डर दिया कि भाई जो कुछ हो चुका है अब उसे कंट्रोल करो, आर्मी को कहा कि अब उसको आप कंट्रोल करो, जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, बिना वजह जो है वो ये सब रिवॉल्यूशन एग्जिस्टेंस में आ गया। और अगर ये कहें तो मैंने पहले भी एक चीज़ आपको बताई कि कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती, उसकी कहीं ना कहीं रूट्स होती है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसकी रूट्स भी इसके अंदर है, बस बेसिक अगर हम कहें तो यहाँ से वो स्टार्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी उस टाइम पे कैसी थी उसके बारे में देखिए आप। ड्यूरिंग दिस पीरियड 18th सेंचुरी, इसके अंदर जो सिस्टम था सोसाइटी का दैट वाज फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम के अंदर क्या होता है एक्चुअल में, जो किंग्स होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनके पास में बहुत ज़्यादा फार्मिंग लैंड होता है, ठीक है। तो उस फार्मिंग लैंड के ऊपर जाहिर सी बात है अब ये तो खेती करेंगे नहीं, उनको चाहिए वर्कर्स। वर्कर्स कहाँ से आएंगे, जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स हैं, जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं, ठीक है, वो उनकी फार्म्स के ऊपर फार्मिंग करेंगे, खेती करेंगे, एंड दे हैव टू पे टैक्स। उनको उसके बदले उनको टैक्स देना पड़ेगा, 50% तो लेंगे ही लेंगे आपका ग्रेन का, और उसके बाद में आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, मीन्स आप उनकी ज़मीन को यूज़ कर रहे हो उसके लिए। अब उस सोसाइटी की अगर हम बात करें तो सोसाइटी के अंदर एक डिवीज़न था। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स के अंदर वो डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट दैट वन इज चर्च पावर। चर्च पावर मीन्स फादर, जो होते हैं ना क्रिश्चियंस के अंदर, दैट फादर। और इसको हम कैसे समझते हैं, फर्स्ट स्टेट के अंदर ये जो फादर होते थे चर्च के, दे गाइडेड दैट टाइम्स किंग्स, ठीक है। जैसे अगर हम ये कहें कि इंडियन सोसाइटी के अंदर हम अपने जो प्रिस्ट हैं उनकी बात करें तो प्रिस्ट क्या करता था, हु गाइडेड किंग फॉर ईच एंड एवरी मैटर। हम कोई भी काम करते थे उनसे डिस्कस करके करते थे, क्योंकि हम जो रिचुअल्स में बिलीव करते हैं। एज इट इज़ फर्स्ट स्टेट का जो किंग था वो भी चर्च पावर से पूरी तरह से बाउंडेड था। जो भी डिसीजन लेना था वो फादर के और चर्च के अंडर उसे लेना पड़ता था। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द सेकेंड स्टेट। व्हाट इज सेकेंड स्टेज? सेकेंड स्टेज के अंदर जो नोबेलिटी है, नोबेलिटी मीन्स किंग के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। रूलिंग क्लास मीन्स किंग से रिलेटेड जो भी हैं, किंग है, क्वीन है, डॉटर है, सन इन लॉ है, फादर इन लॉ है, वॉट एवर इट इज़ देयर, दैट वन बिलोंग टू सेकेंड कैटेगरी। नाउ टॉक अबाउट द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के अंदर क्या होता था?
थर्ड स्टेट जो लोअर कैटेगरी होती थी उस सोसाइटी की, ठीक है, उसके अंदर पीजेंट्स आते थे, मर्चेंट्स आते थे, वर्कर्स आते थे, क्राफ्टमैन जो छोटे मोटे जो लोग काम करते थे, अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाते थे, वो सारे के सारे इसके अंदर मेंशन किए जाते थे। अब सबसे बड़ी बात है, आप अगर कमज़ोर हो तो आपको परेशान भी किया जाएगा, डिमोलिश भी किया जाएगा, सब्जुकेट भी किया जाएगा, हर तरीके से जितना भी टॉर्चर है यू हैव टू एक्सेप्ट इन ईच एंड एवरी कंडीशन। जो ये 2 स्टेट्स हैं दे हैव टू इंजॉय, क्योंकि वो तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए बने हैं, उनको अपना काम सिर्फ इतना ही है, आप पे टैक्स कितना लेना है, आपसे टैक्स कितना मेंटेन करना है और आपको कैसे परेशान करना है, ये थर्ड कैटेगरी के अंदर मेंशन किया जाता था। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेट है, उसके अंदर कोई भी टैक्सेस की बाउंडेशन नहीं थी। और ऐसे देखा जाए तो एट प्रेजेंट में अगर जो जितना ज़्यादा मनी होल्डर है उसी से हमें टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन इसमें सारा का सारा काम उल्टा था। इसमें जो थर्ड स्टेट थी, जो पुअर थे, वीक थे, एकदम लोअर कैटेगरी के लोग थे, जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, ज़मीन खुद की नहीं थी, लेकिन हर कंडीशन में टैक्स उन्हें ही पे करना है, ठीक है। इसी वजह से यही एक रीज़न था कि ये वाली कैटेगरी सबसे ज़्यादा डिप्रेस थी, सबसे ज़्यादा सब्जुकेट इसे ही किया जाता था। और एक यही रीज़न अगर हम कहें तो ये सेकंड स्टेप अगर हम कह सकते हैं कि हमारी उस टाइम की सोसाइटी में जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो कहीं ना कहीं इसे भी रूट के अंदर एडजॉइन करता है। 3 स्टेट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि उनको जो थर्ड स्टेट थी उनको टैक्स पे करने पड़ते थे। टैक्स कौन कौन से उनको पे करने पड़ते थे? एक था टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स होता था, चर्च के द्वारा लगाया जाता था। इन दैट इफ़ यू आर हैविंग 100 kg ग्रेन देन 10 kg you have to give directly to the church. Now next tax was tell, that was directed by the government. गवर्नमेंट डायरेक्ट उस टैक्स को लेती थी। उसके साथ साथ में इनडायरेक्ट टैक्स और भी होते थे, जो भी मटेरियल आप परचेस करते हो उसके साथ में आपको इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता था। बस सबसे बड़ी बात ये है, हमारी जो सोसाइटी है या उस टाइम की जो सोसाइटी की हम बात करते हैं तो उस टाइम की सोसाइटी का जो ब्रेन था वो बहुत ज़्यादा छोटा था। किंग का कहो या उस टाइम की जो लोगों की मेंटलिटी थी, बेसिकली होता क्या है, जो मनी होल्डर होता है, जिसके पास पैसा होता है, उससे हम टैक्स लेते हैं। लेकिन जो पहले के टाइम थे, जो राजा महाराजा, लैंडलॉर्ड्स और ये जो किंग्स हुआ करते थे, उसके अंदर क्या होता था, वो जितना ज़्यादा वीकर कोई इंसान होता था उसके ऊपर उतने ही ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करते थे। तो ठीक वही कैटेगरी इसमें थी कि 2 टाइप्स के टैक्स भी उन्होंने लगाए। एक आप एक हिस्सा चर्च को दोगे, एक हिस्सा गवर्नमेंट को दोगे, ठीक है। मीन्स जितना भी आपने कमाया है चर्च और गवर्नमेंट के पास चला गया, बचा आपके पास कुछ नहीं। फिर आप लोन लोगे, फिर आप उसी रूटीन को सिस्टम करोगे, कंटिन्यू करोगे। तो कहने का मतलब ये एक डिप्रेसिव कंडीशन थी जिसमें जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट चर्च और गवर्नमेंट आपको सब्जुकेट कर रही थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे किंग की। किंग लुई 16 एट द एज ऑफ 20 ही बिकेम किंग। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी गद्दी संभाल ली थी। आफ्टरवर्ड्स ही गॉट मैरिड टू ऑस्ट्रियन लेडी, ठीक है, प्रिंसेस मोरी, उनसे उनकी शादी हुई। लेकिन जो सबसे ज़्यादा टिपिकल कंडीशन उनकी उस टाइम पे थी, राजा बने, बहुत अच्छी बात है, शादी हुई, नेचुरल है, राजा बनने के बाद शादी भी हो गई। लेकिन जो सबसे बड़ी और क्रिटिकल कंडीशन उस टाइम की थी वो ये थी, व्हेन ही वाज सक्सीडेड, उस टाइम पर उनका जो ट्रेज़र था, जब उन्होंने राजा की गद्दी संभाली, राजा की गद्दी संभालने के साथ ही साथ जो उनकी ट्रेजरी थी, जो ट्रेज़र था, उसका अमाउंट बहुत कम, जिसे कहीं 0% था। मीन्स अमाउंट, उनका जो ट्रेज़र था वो पूरा का पूरा खाली था। सबसे अलग और सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि भाई एक राजा है, राजा बन रहा है तो खजाना तो होना चाहिए, ट्रेजरी में उसके पास मटेरियल तो होना चाहिए। लेकिन उस टाइम की सिचुएशन ऐसी थी कि राजा बनने के साथ ही उन्हें जो मिला वो 0% ट्रेजरी, मीन्स कुछ भी नहीं मिला। उनका पूरा का पूरा खजाना था वो
खाली था। सबसे अलग और सबसे डिफरेंट चीज़ इसके अंदर यही है, और ये क्यों खाली था वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द रीज़न ऑफ एम्प्टी ट्रेजर। जो ट्रेजरी था वो उस टाइम पे लुई 16 का खाली क्यों मिला, ठीक है। उसके अंदर क्या थे, जो बहुत लंबी लड़ाई चली किसके बीच में, ये जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका। फ्रांस अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद होना चाहता था। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जब लंबी लड़ाई चलेगी तो उसके अंदर आपके पास जितने सोल्जर्स हैं उनको आपको खाने पीने की भी चीज़ें देनी होगी, वेपन्स चाहिए, हथियार भी चाहिए होंगे, और उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो जो लंबी लड़ाई चली उसके अंदर बहुत सारा पैसा वेस्ट हो गया। वेपन्स में चाहिए, उनकी सिक्योरिटी में चाहिए, उनके फूड में चाहिए, एनिमल्स को चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग ऑन द एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट ऑफ इमेंस पैलेस वर्साइल। जो लुई 16 का जो पैलेस था वर्साइल इतना बड़ा था कि उसकी मेंटेनेंस ही अगर हम कहें करोड़ों में चली जाती थी। अगर सबसे बड़ी बात यह है महल बनाना जितना आसान है उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाता है कि आप उसे मेंटेन कैसे करें। जैसे कि सडनली अगर आपसे कोई बोलता है कि आपको राष्ट्रपति हाउस के अंदर रहना है, आपकी कैटेगरी है मिडिल क्लास, और उसके बाद में आपको वहाँ रहना इतना आसान नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन ये हो जाएगी आप उसे मेंटेन कैसे करोगे। वहाँ की साफ़ सफाई है, वर्कर्स है, खाना है, हर चीज़ अगर हम बात करें तो करोड़ों में चली जाती है। तो जितना बड़ा महल था उतनी ही बड़ी उसकी मेंटेनेंस भी थी, ठीक है। उसकी मेंटेनेंस के अंदर इतना पैसा चला जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमेरिका वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका की लड़ाई चल रही थी ब्रिटेन के साथ में। ब्रिटेन फ्रांस और अमेरिका का कॉमन एनिमी था। जैसे बोलते हैं ना दुश्मन दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, ठीक उसी तरह से अमेरिका ब्रिटेन से आज़ादी चाहता था और फ्रांस और अमेरिका दोनों का अगर हम करें एक कॉमन एनिमी ब्रिटेन था। तो अब दोस्त की हेल्प करनी है तो दोस्ती के लिए उधार भी देना पड़ेगा, हेल्प भी करनी पड़ेगी। तो उस टाइम पर उन्होंने 2 बिलियन लेंसेज डिबेट लिया था, मीन्स लोन लिया था अपनी फ्रेंडशिप बचाने के लिए। अब दोस्ती तो बच गई लेकिन खजाना खाली हो गया। अब हम बात करें अमेरिका वांटेड फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन एंड फ्रांस सपोर्टेड। अमेरिका जब ब्रिटेन से आज़ादी चाहता था, इंडिपेंडेंस चाहता था, उसी टाइम पे जब फ्रांस ने उसे सपोर्ट किया तो उसका तो पावर बढ़ गया, लेकिन फ्रांस का जो ट्रेजरी है वो धीरे धीरे खाली होता गया। जो अमेरिका के अंदर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो भी फ्रांस ने ही उसको गिफ्ट की थी। गिफ्ट भी महंगे महंगे हैं, तो जाहिर सी बात है जितना पैसा आपके पास है उससे ज़्यादा अगर आप खर्च कर रहे हो तो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ेगा, और जब आप लोन लोगे तो उसका इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर हुई, हाई इंटरेस्ट ऑन द लोन। लोन उन्होंने हमारी जैसे कोई 50,000 लाख 1 लाख पे नहीं लिया, बिलियंस में उनके लोन चलते थे, और जितना बड़ा लोन उतना ही बड़ा उनका अमाउंट का इंटरेस्ट भी होता था। तो उस अमाउंट को पे करने के साथ साथ में टैक्स भी पे करना पड़ता था। आपने लोन भी लिया है, आपको इंटरेस्ट भी देना है, आपको टैक्स भी पे करना है, पैसा आएगा कहाँ से? सोर्सेज ऑफ इनकम आपके पास है नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेगुलर एक्सपेंसेस, दोस्ती चलो आपने निभा दी, दोस्ती आपने बचा ली, बिलियंस में आपने लोन ले लिया, इंटरेस्ट आप उसका चुका रहे हो, टैक्सेस आप भर रहे हो, बड़े बड़े हैवी गिफ्ट आप किसी को दे रहे हो। मीन्स हमारे पास ना होने के बावजूद अगर हम कर्जा लेकर किसी को गिफ्ट देते हैं, ठीक यही कंडीशन फ्रांस के साथ में भी थी। दोस्ती निभाने के साथ साथ में, गिफ्ट देने के साथ साथ में वो ये भूल गया कि मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम कहाँ हैं। रेगुलर एक्सपेंसेस, रोज़ की ज़रूरतें तो बंद नहीं होती। आपके यहाँ पर आर्मी है, सोल्जर्स हैं, कोर्ट के अंदर जितने भी लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं, मीन्स जितने भी ऑफिशियल मेंबर्स हैं, आपको उनको सैलरी भी पे करना है। तो रेगुलर एक्सपेंसेस एज इट इज़ कंटिन्यू थे। और जो टैक्स वो लोग लेते थे, जो इनका सोर्स ऑफ इनकम कहें,
वो सिर्फ थर्ड स्टेट से लिया जाता था। मीन्स जिनके पास देने को कुछ नहीं है उनसे आप टैक्स ले रहे हो, और जिनके पास देने के लिए है उनको आप इग्नोर कर रहे हो। तो कंडीशन यही है, सोर्सेज ऑफ इनकम आपके एकदम लो कैटेगरी पर है और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो हाई लेवल के ऊपर है। तो डेफिनेट सी बात है, बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े राजा इसमें ख़त्म हो चुके हैं। अब लास्ट में हम बात करें, King was forced to increase more taxes on the third stage. Again he did the same mistake. उसको पता तो लग गया कि मेरा खजाना खाली हो रहा है, दोस्ती निभाने के चक्कर में मैं इतना बड़ा लोन ले चुका हूँ, रेगुलर एक्सपेंसेस मुझे मेंटेन करने हैं और उसके साथ साथ में मुझे अपना रेवेन्यू भी इंक्रीज़ करना है। तो रेवेन्यू आप इंक्रीज़ कहाँ से करोगे? थर्ड स्टेट। क्या उसके पास है इतना पैसा? वो आपको क्या देगा? 10%, वो भी किस चीज़ का? ग्रेन का। और इनडायरेक्ट टैक्सेस आप ले रहे हो, उसके अंदर इतना टैक्स नहीं आता। तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी वीकनेस अगर हम कहें उस टाइम की थी, फ्रेंडशिप एक लेवल तक निभाई जा सकती थी, लोन एक लेवल तक लिया जा सकता था, और जो टैक्सेस आप इम्पोज कर रहे थे वो थर्ड स्टेट की बजाय फर्स्ट और सेकंड स्टेट पर अगर हम लोग लगाते तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होता, रेवेन्यू हमारा इंक्रीज होता। लेकिन वही माइनर इनकी जो मेंटेलिटी थी, थर्ड स्टेट को ही हमें टॉर्चर करना है, थर्ड जो वर्कर है उनसे ही हमें लोन लेना है, तो उनसे उनको जितना लोन मिल पाता वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रगल टू सर्वाइव। उस टाइम पे जब फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ था, उस टाइम पर लोगों की जो बोलते हैं जान की आ गई आफत जिसे बोलते हैं, सब्सिस्टेंस क्राइस हो गया कि हम भाई ज़िंदा कैसे रहें। ज़िंदा कैसे रहें मीन्स इसकी अगर हम डेफिनेशन देना चाहें, व्हेन बेसिक नीड्स आर इन डेंजर। बेसिक नीड्स क्या होती है हमारी? रोटी, कपड़ा, मकान। ये जो हमारी बेसिक नीड्स होती है, जो हर किसी की ज़रूरत होती है। बाकी ज़रूरतें तो पैसे के ऊपर डिपेंड करती है, पर ये जो 3 बेसिक नीड्स है वो हर किसी की होगी। हर किसी को खाने के लिए चाहिए, पहनने को कपड़े चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। तो उस टाइम पर कंडीशन ऐसी आ गई थी कि लोगों की जो बेसिक नीड्स थी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये पूरी नहीं हो पा रही थी। रीज़न क्या था? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ा मेजर रीज़न था कि 1750 के अंदर 23 मिलियन पॉपुलेशन थी और 1789 के अंदर 28 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई। अब भाई पॉपुलेशन तो बढ़ गई तो उनके साथ साथ में खाने वाले भी बढ़ गए, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम पर पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों की डिमांड बढ़ी, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, वो नहीं बढ़ा, दोनों के अंदर बैलेंस ही नहीं हुआ। सपोज अगर अभी हम रिसेंटली बात करें कि अभी 2 मंथ हमारा लॉकडाउन चला था, उस टाइम पे कंडीशन क्या हो गई थी? मार्केट के अंदर, शॉप्स के अंदर लोगों ने अपना जो मटेरियल था, जो चीज़ें थी, उसके भाव बढ़ा दिए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर डिमांड तो ज़्यादा थी, प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, क्योंकि वर्कर्स अपने गांव की तरफ जा रहे थे। तो ठीक यही कंडीशन उनकी भी थी कि उस टाइम पे पॉपुलेशन तो बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ भाई खाने के लिए लोगों का, अनाज के लिए भी उनकी डिमांड बढ़ी, खाने की चीज़ों की भी उनकी डिमांड बढ़ी, लेकिन प्रोडक्शन उस बैलेंस में हो ही नहीं रहा था। तो सबसे बड़ी बात क्या थी? हमारे जो फर्स्ट बेसिक नीड है रोटी, वो ही पूरी नहीं हो पा रही थी। अब सेकंड हम बात करें कि प्रोडक्शन का डिमांड पूरा क्यों नहीं हो पा रहा था। जनसंख्या बढ़ी, डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन कम हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न बिहाइंड दिस ड्राउट और हेल। भाई अगर ये हम कहें कि उस टाइम पर प्रोडक्शन बढ़ाने की अगर कोशिश भी की जाती, अनाज उगाने की अगर कोशिश भी की जाती, तो सूखा पड़ जाता, ठीक है। सूखा नहीं पड़ता तो ओले गिर जाते। कई बार क्या होता है, हम कोशिश भी करते हैं तो नेचर हमें सपोर्ट नहीं करता। ठीक उसी तरह से ये हुआ था कि सूखा पड़ गया, कभी अगर फसल हुई तो ओले हो गए, बारिश ज़्यादा हो गई, फसल ख़राब हो गई। तो प्रोडक्शन और डिमांड के बीच में बैलेंस ना होने की वजह से हमारी जो ये बेसिक नीड्स थी वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ गई थी कि हर एक इंसान
इस चीज़ को सोचने पे मजबूर हो गया था कि शायद हम जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। अब प्रोडक्शन डिमांड के बारे में देखो, फैक्ट्रीज में अगर प्रोडक्शन स्टार्ट भी हो गया, उस प्रोडक्ट का दाम तो बढ़ेगा, फूड के, ग्रेन्स के, इनके दाम तो बढ़ेंगे, लेकिन जो वेजेस थे, जो डेली वर्कर्स थे, उनको जो फिक्स्ड सैलरी थी, उनके वेजेस थे, वो फिक्स ही रहेंगे। मीन्स 400 रुपये में आप उनसे 4 घंटे भी काम करवा सकते हो, 24 घंटे भी काम करवा सकते हो। कहने का मतलब एक तरह से इनका भी शोषण ही हो रहा था, फूड की जो सप्लाई थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। अब हम बात करें, अभी क्या हुआ है लॉकडाउन के अंदर, जिसके पास पैसा है वो किसी भी कॉस्ट पर किसी भी चीज़ को खरीद सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ उस टाइम पर हुई थी, ना हमें खाना मिल पा रहा था, ना हमें पैसा मिल पा रहा था, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान। प्रोडक्शन और डिमांड के अंदर इतना ज़्यादा इम्बैलेंस था कि उसको दूर करना पॉसिबल नहीं था। तो एक तरह से उस टाइम पे लोगों में डिप्रेशन फैल गया था, और डिप्रेशन की कंडीशन भी यही थी जो आज के टाइम पर लोगों की हो रही है। पैसा जिसके पास है वो प्रोडक्ट खरीद सकता है, पैसा जिसके पास नहीं है वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकता। तो बेसिकली जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उस चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू बढ़ेगी तो पैसे की कीमत भी बढ़ेगी। एक बार जिम्बाब्वे में क्या हुआ था, उस टाइम पर जो हमारी मुद्रास्फीति है उसकी कंडीशन ऐसी आई थी कि वहाँ के लोग 1 लाख रुपए लेकर जा रहे हैं, तो एक ब्रेड का पैकेट लेके जा रहे हैं। तो आपको अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करना है, आपके पास या तो 1 लाख रुपए होने चाहिए, या ब्रेड खरीदने की अगर ताकत नहीं है तो आपको भूखे मरना है। तो उसी तरह की कंडीशन इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की भी थी। लोगों के अंदर एक डर बैठ गया था कि जब हमारी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पा रही है तो ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकें, या हमारा एग्जिस्टेंस है वो आगे लंबे समय तक चल सके। ओके।